हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम मैथ्स में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और वीडियो में जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे उसको भी देखा था, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग ज़रूर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ। और अगर आपको चैप्टर वाइज 200 प्लस हाई लेवल की अगर MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, तो 1 बजे के बाद, आज 1 बजे के बाद मैं एक PDF लिंक दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। उस PDF वाले लिंक को आप लोग अगर पूरा कर पाओ तो आपके फुल मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। और नहीं भी अगर आप करते हो, और जो भी वीडियो में अभी आज और मैंने जो कल बनाई थी, अगर आप इन दोनों वीडियो को भी देख लेते हो तो आपके 70 to 80% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को अब हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 196 का हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कर लेने के बाद जो भी आएगा तो उसका जो पावर होगा, ठीक है, उन पावर्स को सम करना है। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ, ठीक है, सम करना है एक्सपोनेंट्स के को, तो यानी पावर को। तो फैक्टर करने के बाद 4 × 49 आया। ठीक है, तो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर और 49 यानी कि 7 का स्क्वायर। इसके बाद जो पावर 2 का है वो 2 है और 7 का पावर कितना है, 2 है। तो इसको प्लस कर देंगे तो 4 होगा। सो राइट आंसर हम लोग का 4 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आपके खास करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक कोई भी एक छोटा सा बच्चा जो 3-2 क्लास में है वो भी बना लेगा। इसमें सॉल्व करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें करना क्या है, आप लोगों को देखना है कि जो डिनोमिनेटर है इसमें चाहे 2 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से किसी का जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो कितना है। तो देखा जाए तो इसमें 2 का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। दैट मीन्स कि जो राइट आंसर होगा वो आपका ये ऑप्शन सी होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर इसे मान के चलो 5 का पावर 3 रहता तो हम वही 3 ही लिखते। अगर मान के चलो 5 का पावर 4 लिखते तो 3 और 4 में से जो मैक्सिमम पावर है वो 4 होता, तो राइट आंसर 4 होता। ठीक है, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर है वो देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है HCF। ठीक है, ए और बी का यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है, इसका HCF निकालने के लिए बोला गया है। तो जब भी आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए तो जो स्मॉल पावर होगा, जो छोटा पावर होगा उसको लेना है। जैसे सबसे पहले x में देखिए तो x का जो छोटा पावर है वो 1 है, तो x ले लिए, x का पावर 1। ठीक है, और y का अगर देखें तो इसमें y का पावर 3 है, इसमें y का पावर 2 है। तो छोटा पावर कौन सा है, 2 है। दैट मीन्स कि y का पावर 2 लेंगे तो ये आपका HCF हो जाएगा, XY²। ये ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। बाय द वे अगर इसी में क्वेश्चन LCM कर दिया, ठीक है, HCF की जगह पे LCM कर दिया, तो आपको मैक्सिमम पावर लेना है, जो हाईएस्ट पावर होगा। जैसे x और 3 में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, यानी कि x का पावर 3, और y3 और y2 में जो मैक्सिमम पावर है वो y3 है। तो LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं और HCF में लोएस्ट पावर लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या किए कि 1001 का हम फैक्टर अगर करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे 2 नंबर आ जाएंगे। तो ये वाला x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो जब इस तरह से सामने सामने इस तरह से अगर आपको यहाँ पे वैल्यू फिल करने के लिए दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, ये चाहे इधर फिल करना हो या फिर इधर फिल करना हो, फिलहाल यहाँ पे हमें यहाँ पे फिल करनी है तो इधर वाले से इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 143 को हो हम 1001 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वही आपका x का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और बाय द वे अगर ये वाला आपको भरना रहेगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब फिर से देखो ये वाला यहाँ पे फिल करने के लिए बोला गया, तो फिर से हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जब हम 1001 को 143 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, तो 7 होगा और y का 13 होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो कि एक असर्टेशन रीजन में क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 5। 2 नंबर का HCF दिया गया है 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, और उसका प्रोडक्ट दिया गया है 150। तो और उसका LCM दिया गया है 30। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि HCF मल्टीप्लाई
LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर हम यहाँ पे दो नंबर ए और बी ले ले तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे हम देखते हैं ऐसे ये जो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, एचसीएफ दिया गया है 5 और एलसीएम दिया गया है 30। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, 5 3 15, दैट मीन्स की 150। तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पे 150 दिया हुआ है। एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद 150 आया, यानी कि जो असर्टेशन है वो आपका करेक्ट है, ये सही है, ट्रू है, ठीक है। तो असर्टेशन हम लोग का ट्रू आ रहा है। अब रीजन में देखते हैं, रीजन में यहाँ पे दिया गया है एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी। ये मल्टीप्लाई प्लस नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, जो फॉर्मूला होता है वो एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे प्लस में दिया गया है। तो ये रीजन हम लोग का क्या आ रहा है, ये गलत आ रहा है। सो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, असर्टेशन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को भी टिक कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें दिया गया है असर्टेशन जो है वो सही है, लेकिन रीज़न जो है गलत हम लोग का एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ये रीज़न गलत एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, गलत यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ये गलत दिया ही हुआ है, ठीक है। रीज़न गलत एक्सप्लेनेशन कब करता है, जब ये इससे कोई जो है रिलेट नहीं करता हो। जैसे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का बात किया गया हो और यहाँ पे ये कुछ अलग ही टाइप का जो क्वेश्चन है वो भर दे कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इस तरह से लिख दे, तो इसका इस एसर्टेशन का रीज़न से कोई रिलेशन नहीं है, तब जाके हम वहाँ पे कहते हैं कि वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीज़न ए का, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर आपको इसमें ज़रूर दिया जाएगा और एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें हमें जो नंबर ऑफ जीरोज है वो निकालना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3। एक्स एक्सिस में कितने जगह टच हो रहा है, 3 जगह, तो सो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। अब हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट है तो के का वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है और इनकंसिस्टेंट दिया गया है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है ये आपको पता ही होगा। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, जबकि जो इनकंसिस्टेंट होता है वो उसमें नो सॉल्यूशन होता है। दोनों का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, इनकंसिस्टेंट एक ही होता है जो नो सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी वो चीज़ लिखा गया है। अब A1/A2 का यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया, B1/B2 का वैल्यू पुट कर लिया, C1/C2 का हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे K का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो K हमें यहीं पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 2 10 आपका K का जो है राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, इसको देखते हैं। अब इसमें दिया गया है फिर से दो इक्वेशन है और यहाँ पे हमें बताना है कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो इसमें से फिर से हम पहले क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लेंगे और देखेंगे कि क्या निकल रहा है। तो जब आप A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालोगे तो A1/A2 का वैल्यू -1/3 निकलेगा, B1/B2 का फिर से -1/3 निकलेगा और इसका 5/1 निकलेगा, यानी कि ये दोनों इक्वल हो रहा है, ठीक है। A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहा है, जबकि C1/C2 अलग है। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और ये वाला कब होता है, जब नो सॉल्यूशन होता है। सो राइट आंसर हम लोग का इसमें क्या निकल जाएगा, ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर से जो एक एक्सर्टेशन रीजन का क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। ये ट्रायंगल से यहाँ पे रिलेटेड दिया गया है। तो यहाँ पे है कि ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर है। ट्रायंगल ABC का यहाँ इसमें एरिया दिया गया है 36 और DEF का 49, तो AB/DE दिया गया है 6:9। तो ये असर्टेशन जो है आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है ये आप लोग को पता ही होगा कि जब दो ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग इस तरह से निकालते हैं DEF, तो ये फॉर्मूला आप लोग का होता है। तो हम लोग का अगर यहाँ पे देखें तो असर्टेशन भी सही हो रहा है और रीज़न भी इसका सही हो रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है इस वाले क्वेश्चन का। इस तरह से होता है 36
सिक्स का स्क्वायर होता है सिक्स, और 49 7 का स्क्वायर होता है तो 7 हो गया। सो ये असर्टेशन भी सही आ रहा है, रीजन भी सही आ रहा है, एक्सप्लेनेशन भी सारा सही है। सो राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें जो बी ए सी ट्रैंगल है, ठीक है, बी ए सी ये बड़ा वाला जो ट्रैंगल है ये किस तरह का ट्रैंगल, आइसोस्केलस स्केलन, इक्विलेटरल ट्रैंगल या फिर राइट एंगल ट्रैंगल। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें दिया गया है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल डी है और एंगल ई है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल दिया गया है। आपको पता ही होगा कि जब इस तरह से एक ही लाइन में इस तरह से अगर कोई एंगल बन रहा हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अगर डी और ई इक्वल है तो बी और सी भी इक्वल होगा, और दो एंगल अगर इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगा। दैट मीन्स कि ए बी और ए सी इक्वल होगा, और दो साइड इक्वल होता है उसको हम किस तरह का ट्रायंगल कहते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशन में भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमें यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, तीनों को प्लस कर देंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला यही होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का 4 यूनिट दिया है, यहाँ से यहाँ तक का 3 यूनिट दिया है, यहाँ से यहाँ तक हमें वैल्यू फाइंड नहीं करना होगा क्योंकि दिया हुआ वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट ए बी निकालने के लिए, या फिर यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए का वैल्यू 4 है और ओ बी का वैल्यू 3 है, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा 5। दैट मीन्स कि ए बी का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 5। तीनों को प्लस कर लेंगे, 4 + 5 + 3, 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12। तो राइट आंसर हम लोग का कितना होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा 12। ठीक है, इसका भी देखो फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। तो ये हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है इन व्हाट रेशियो, हमें क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो कैसे, किसका, तो मान के चलो ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, यहाँ पे दिया गया है ए और बी, इसका वैल्यू भी यहाँ पे दे दिया गया है। और ये जो -4 6 है, सपोज करो ये यहाँ पे लाइज कर रहा है -4 और 6, तो इधर का और इधर मतलब कितने का रेशियो में ये बांट रहा है, ये हमें फाइंड करनी है। तो ये जो है हम जब भी रेशियो फाइंड करते हैं तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, mx2 + nx1 वाला प्लस m + n ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें हम इसमें पुट करेंगे। इसमें जो रेशियो है हम सबसे पहले k/1 मान लेते हैं। ठीक है, जो रेशियो है वो k/2 मान लेते हैं। तो m का वैल्यू k और n का वैल्यू 1। बस आपको ये वाला फॉर्मूला जो सेक्शन फार्मूला है mx2 + nx1 / m + n, तो वो वाला में बस आप अगर पुट कर दोगे तो कुछ इस तरह का आपका वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ पे -4 और 6 था तो हम यहाँ पे जो x वाला वैल्यू है ये ले रहे हैं, तो x वाला वैल्यू -4 यहाँ पे ले लिए। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद k का जो आंसर आएगा वो 2:7 आएगा। सो आपका ये जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 2:7। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें एक केज स्टडी वाले क्वेश्चंस को दिया गया तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। यहाँ पे हमें एक पॉइंट देखने को मिलेगा, ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देखते हैं तो क्या लेते हैं, एक्स का वैल्यू। एक्स का ये पूरा एक्स होता है, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, वाई का कितना है सॉरी एक्स का -2 है, वाई कितना है 2। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा -2 और 2। ठीक है, -2 और 2, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है व्हाट इज द डिस्टेंस पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है कि ए से ओरिजिन तक का डिस्टेंस पॉइंट क्या होगा। तो इसमें हमने कोऑर्डिनेट कितना निकाला था -2 और 2, ओरिजिन में कितना होता है कोऑर्डिनेट 0 और 0। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है -2 + 0 का होल स्क्वायर करेंगे, -2 + 0 दैट मीन्स कि -2 ही का स्क्वायर कर लेंगे, और 2 + 0 का होल स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर करेंगे। तो इसमें 4 + 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब 8 का अगर स्क्वायर रूट अगर हम निकालो तो आई थिंक 2√2 निकलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी 2√2। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें दिया गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का आपको डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स कि इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का आप निकाल लेंगे और दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप फाइंड कर लो तो √17 आएगा। बहुत ही आसान था, तो ये आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। आगे फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है बी और सी का। तो फिर से हम बी और सी का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, इन दोनों का पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे और डिस्टेंस फार्मूला से इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला होता है x2 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उस वाले फॉर्मूला में x1 x2 का y1 y2 का वैल्यू पुट करेंगे तो निकल जाएगा। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ए पॉइंट डी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज करो जो क्वेश्चन हम लोग का ऊपर में फिगर दिया गया है उसमें ए और बी यहाँ पे है, ठीक है, और डी कहीं पर भी एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट में जो है ये पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दे दिया गया कि ए डी और डी बी का जो रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है, ए बी और डी बी का यहाँ पे रेशियो दे दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। तो ये जो डी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो ए का तो कोऑर्डिनेट ऊपर में दिया गया है फिगर में, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, रेशियो भी दिया गया है, हमें डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसके लिए हम सबसे पहले देखो ए का जो कोऑर्डिनेट था वो ले लिए हैं, बी का कोऑर्डिनेट था उसको ले लिए हैं, और ये रेशियो हम लोग का जो दिया गया था 4:3 इसको हम लिए हैं। तो एम का वैल्यू n 4 ले लिए हैं और n का वैल्यू 3 ले लिए हैं। अब जो हम लोग का फॉर्मूला है सेक्शन फार्मूला वही हम यूज़ किए हैं, x = mx2 + nx1/m+n, और सारा वैल्यू को बस हम पुट कर दिए हैं। तो x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा -10/7 और y का -2। ठीक है, तो ये y के लिए ये x के लिए हो गया, यानी कि हम लोग का जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन सी आ जा रहा है। ठीक है, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें साइन अल्फा का वैल्यू है 1/2, साइन अल्फा का 1/2। 1/2 सबसे पहले हमें ये देखना है कि साइन कितने डिग्री बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो यहाँ पे हमने साइन 30 लिख लिया। तो साइन साइन कैंसिल, दैट मीन्स कि अल्फा का वैल्यू 30। सो ये हम लोग का अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर नहीं होगा, अभी फिलहाल अल्फा का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे कॉस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ था वो लिख लिया है 1/2। अब कॉस कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे हमने कॉस 60 लिख लिया। कॉस कॉस कैंसिल, दैट मीन्स कि बीटा का वैल्यू 60, तो यहाँ पे हमने प्लस देके बीटा का वैल्यू 60 कर लिया। ठीक है, 60 डिग्री, क्योंकि हमें क्या निकालने के लिए बोला गया था, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 30 प्लस बीटा का वैल्यू 60, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा 90 डिग्री। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 90 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है व्हाट हैपेंस टू वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। आपने फॉर्मूला देखा होगा कॉस थीटा का, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो वो क्या हो रहा है, 0 से 90 तक क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर 0 से 90 डिग्री इंक्रीज होता जाए तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, इंक्रीज होने जाता है, या फिर क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम कॉस 0 डिग्री का वैल्यू ले तो 1 होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कॉस 30 डिग्री का वैल्यू ले तो √3/2 होता है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे √3 का वैल्यू पुट करके और जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो इसके बाद फिर हम cos 45 का लेंगे, जो कि उसका फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो इसका जो वैल्यू होगा ये घटते जाएगा, सबसे पहले 1 सबसे बड़ा आएगा, फिर इससे ये छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरह से वैल्यू घटते जाएगा। और cos 90 का लास्ट में क्या हो जाता है 0, तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, घटते जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग डिक्रीज लिखेंगे, वैल्यू घटते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। If the circumference of a circle increases from 4 pi to 8 pi, then its area is। अगर सर्कमफेरेंस किसी सर्किल का इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है 4 पाई से 8 पाई तक, तो उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस हम सर्किल का फॉर्मूला लिख लिए 2πr। इसका जो वैल्यू है हम 4 पाई ले लिए। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, r का वैल्यू 2 निकाल लिए। हमें एरिया देखना था, तो एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लिए πr²। ठीक है, r का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो 2 2 जा 4, 4 पाई हो गया।
इसी तरह से अब हम 8 पाई के लिए निकाल रहे हैं, तो रेडियस 4 निकला और एरिया निकल गया 16 पाई। अब 4 पाई को देखो और 16 पाई को देखो, क्या हो रहा है इसमें, क्या रिलेशन निकल रहा है। इसमें ये हो रहा है कि ये 4 गुना हो रहा है, यानी कि क्वाड्रपल्ड। राइट आंसर हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन डी क्वाड्रपल्ड, 4 गुना हो जा रहा है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्किल के अंदर में एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, जो ये स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का फिगर इसको हम अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। ये सर्किल है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे ये स्क्वायर है, यहाँ पे रेडियस दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो ये जो स्क्वायर है इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, रेडियस तो चारों तरफ इक्वल ही होगा, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा, इस तरह से। तो पूरा इसका डायगोनल जो AC है इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 8 और 8 16। तो यहाँ पे हम डायगोनल निकाल लिए 16। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का डायगोनल से अगर हम का बात करें तो उसका एक फॉर्मूला हो गया, होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यदि डायगोनल दिया हुआ रहेगा तो ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो कहीं साइड दिया हुआ है नहीं। अगर आप यहाँ देखो कहीं भी साइड नहीं दिया है, हमें दिया गया है डायगोनल। तो डायगोनल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायगोनल का स्क्वायर बाई 2। तो डायगोनल का यहाँ पे वैल्यू दे दिए 2 दे दिए, 16 का स्क्वायर 256 होगा, इसको कैंसिल कर लेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू 128 हो जाएगा। काफ़ी आसान था, ठीक है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर है, ए बी इज़ द डायमीटर। यहाँ पे ए बी क्या है, ये डायमीटर है। ए पी का वैल्यू दिया गया है, बी पी का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है पी बी का। तो और एक चीज़ यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया गया है, अक्सर हम यहाँ पे गलती करते हैं, पाई का वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको देखना है कि पाई का वैल्यू कितना दिया है, इसमें पाई का वैल्यू सिर्फ 3 दिया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। हमें निकालना है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ये तो शेडेड रीजन है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है कि अगर सेमी सर्किल हो और इस तरह से अगर ज्वाइन होता है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूस। सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसका वैल्यू जो है वो 20 निकल जाता है, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो कितना निकल जाएगा, 20, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखो शेडेड रीजन का पेरीमीटर, जो शेडेड रीजन है इसका पेरीमीटर। तो इसके पेरीमीटर को कैसे निकालेंगे, अभी हमने ए बी का वैल्यू फाइंड किया, तो ए बी है डायमीटर, हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। तो ए बी का वैल्यू अगर 20 आया तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, दैट मीन्स कि 10 हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे रेडियस निकाल लिया 10। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन दिया गया है पाई आर ए पी प्लस पी बी। अब ये पाई आर प्लस ए पी प्लस पी बी क्यों किया गया है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, हमने पहले पूरे का लिया। तो जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। तो हमने 2 पाई आर में सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, डैट मीन्स कि पाई आर बच जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पाई आर ले लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले हमने वैल्यू ले लिया, क्या लिया है, पाई आर, ठीक है। इसके बाद इस वाले का वैल्यू ले लिया है 12 यानी कि ए पी, और इस वाले का वैल्यू ले लिया है 16 यानी कि पी बी, यानी कि पाई आर प्लस 12 प्लस 16। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। पाई आर, पाई का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 10, ए पी का वैल्यू 12, पी बी का वैल्यू 16, सबको यहाँ पे सॉल्व करके प्लस कर लेंगे 58, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, चलो इसको देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस है उसको एक साथ हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है डबलेट का। आपको ध्यान में रखना है कि डबलेट जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो कितने निकलते हैं, ये आप लोग याद रख ले, ठीक है, 6 निकलता है। जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके निकलता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको अच्छे से पता होगा, और बाय द वे अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको फिर भी नहीं पता है, तो डबलेट के लिए आप लोग याद रख ले कि डाइस में अगर डबलेट का कभी भी आ जाए तो डबलेट टोटल 6 निकलता है, और टोटल जो हम लोग का नंबर रहता है वो 36 होता है, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 जा 36, दैट मीन्स कि 1/6 हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है।
अब यहाँ से फिर से एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। एक बॉक्स में कुछ कार्ड्स है 1 से 90 तक में नंबर इसमें दिया गया है। तो हमें निकालना गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड कार्ड बियर्स ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 1 से 90 तक में कितने होंगे, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड कर लेना है। तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा और ये सारे होंगे 49, 69 और 81। ठीक है, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जाने, इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना था। यानी टोटल निकल रहे हैं 9 और टोटल जो नंबर हम लोग का था 90, इसको काट लेंगे तो 1/10 आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर तैयारी कर ले। और भी अगर आपको दूसरे भी क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, 200 प्लस हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो डिस्क्रिप्शन पे PDF लिंक आपको मिलेगा आज दोपहर को 1 बजे के बाद। तो उन क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। और अगर केस स्टडी का आपको वीडियो चाहिए कि कैसे हम केस स्टडी क्वेश्चंस को बनाते हैं, उसके ट्रिक को देखना है, समझना है, तो बहुत सारे केस स्टडी की प्रैक्टिस हमने करवाई हुई है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को लिंक दे दूंगा। उन क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करके जाए, वहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर ही पूछे जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाते रहने के लिए। थैंक यू।